Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well. Today we are going to start our subsequent part of science chapter. Name of the chapter is force and pressure. Dear student, we have already learned in the previous part what is force and how many types of forces is there. What is pressure? And in pressure we have learned about pressure on solid, pressure on liquid and gas pressure. Now one more point was remaining in the pressure, and that was atmospheric pressure. So let us learn what is atmospheric pressure. चलो हम लोग पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है. डियर स्टूडेंट, आप जानते हो और ज्योग्राफी में भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, कि एक जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ के सराउंडिंग में चारों तरफ क्या फैला हुआ है? एयर एंड द गैसेस ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑन द एयर. ठीक है, तो इस एयर जो एयर है उसका पूरा जाल हमारे पूरी धरती की तरफ यानी अर्थ की तरफ फैला हुआ है. एंड इन एयर देयर आर डिफरेंट गैसेस भी है. लेकिन आपको मालूम है कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो एयर का प्रेशर है वो कम होते जाता है. ठीक है, अब मैं एक सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. अगर आप चल रहे हो तो आपको एयर का प्रेशर उतना नहीं मालूम पड़ता है. बट लेट टेक एन एग्जांपल, अगर आप बाइक से राइडिंग कर रहे हो हाईवे पे, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जितनी तेजी से बाइक चलाते हो हवा भी आप लोग को क्या करता है, उतनी तेजी से प्रेशर डालता है. ठीक है, आपको वहाँ समझ में आता है कि एयर का प्रेशर होता है. ठीक है, आप कभी कभी ये भी देखे रहोगे गाँव वगैरह में, अगर कभी कभार तूफान आता है या तो बहुत तेज हवाएं चलती है, आप प्रॉपरली चल नहीं पाते हो, ऐसा आपको लगता है कोई आपको पुश कर रहा है पीछे की तरफ. तो इससे ये बात साबित होती है कि एयर में भी प्रेशर होता है. ठीक है, तो हमारे अर्थ के जो चारों तरफ जो हवा का एक प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है इसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगा जो आपने प्रैक्टिकली देखा है. ठीक है, उसके लिए मुझे कोई आपको लाइव डेमो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो लेट अस स्टार्ट आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. We know that there is air around all around us, and this envelope of the air around the earth is known as atmosphere. जैसे आप देख सकते हो कि जो अर्थ है, तो अर्थ की आप चारों तरफ अगर देख सकते हो, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एयर का क्या है? प्रेशर है. आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा ये. ठीक उसी प्रकार से हमारे भी चारों तरफ क्या है? एयर का एक मतलब जाल फैला हुआ है ऑल डायरेक्शंस में. तो इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फियर. और आपको पता है कि सरवाइव करने के लिए मतलब अगर पूरे सोलर सिस्टम में अगर जो लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए मतलब जो जरूरी चीजें हैं, मतलब कौन कौन सा? वाटर, उसके अलावा एयर, वो केवल हमारे अर्थ पे ही एग्जिस्ट है. अभी तक किसी भी प्लैनेट में जल्दी ये सब बातें पता नहीं चली. इसके लिए वहाँ पे ना लाइफ जो आप कह सकते हो कि लिविंग वर्ल्ड नहीं पाया जाता है. ये भी एक रीजन है इसका कि हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है, और इसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? हम सांस ले पा रहे हैं, हम जी रहे हैं. एक्चुअली एयर हैज अ वेट एंड देयरफॉर एक्सर्ट प्रेशर. मैंने अभी आपको बताया कि एयर में क्या होता है? वेट होता है, और वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि हम जब चल रहे होते तो हमें एयर का उतना प्रेशर नहीं मालूम पड़ता है. बट अगर हम वही बाइक से राइडिंग करते तुरंत हमें एयर का प्रेशर मालूम पड़ता है. एयर भी हमारे ऊपर उतना ही प्रेशर डाल रहे हैं. The pressure of the air upon the surface of earth is called atmospheric pressure. तो ये जो एयर का प्रेशर होता है अर्थ के चारों तरफ, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए एक बात आप और ये भी जान लो कि जो एयर का प्रेशर है, ठीक है, हम जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो एयर का प्रेशर होता है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है? कम होते जाता है. ठीक है, आप लोग ने वो भी देखा होगा या सुना होगा कि जब स्पेस में जाते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स लोग जितने भी एयरक्राफ्ट से जो लोग जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जो हमारे अर्थ पे पाया जाता है. ये सबसे मेन रीजन है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीजिंग एज वी गो अप एंड अप. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होते जाता है. एंड ऑन एन एवरेज द वेट ऑफ एयर ऑन आवर हेड इज 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे हेड के ऊपर एयर का जो वेट होता है वो कम से कम 1 किलोग्राम होता है.
लेकिन हमें मालूम पड़ता है क्या? हमें कभी नहीं मालूम पड़ता है। ठीक है, अब अगर आप इसको कैलकुलेशन कर लो तो समझ के चलिए कि कम से कम इतना भारी वेट हमारे सर पे है कि अगर प्रैक्टिकली उसे रख दिया जाए तो हम उठ नहीं पाएंगे, सीधे धराशायी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें नहीं मालूम पड़ता है। मैं उसको भी समझाऊंगा आपको कि क्यों नहीं मालूम पड़ता है हमें। पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि अगर हम लोग अर्थ के एकदम नजदीक जाएंगे, ठीक है, तो अर्थ से ऊपर 16 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक, यहाँ तक कि केवल एयर एग्जिस्टेंस में हमें पाया जाता है या तो हमको मिलता है। लेकिन जैसे अब हम इसके ऊपर जाएंगे ना तो वहां से एयर डिक्रीज होना चालू हो जाता है, या आप बोल सकते हो कि बिल्कुल खत्म होना भी चालू हो जाता है वहां से। ठीक है, तो 16 किलोमीटर के बाद से आपको पता होगा कि ओजोन लेयर भी आती है। तो उसके अलग अलग लेयर हैं जिसको हम एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स बोलते हैं। और वो लेयर्स कौन कौन से? ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है और एक्सोस्फियर। अब इसमें भी अगर आप 16 से 400 किलोमीटर तक जाएंगे हाई तक, तो जो एयर का प्रेशर है वो ट्रोपोस्फियर में तक बहुत हाई रहता है। लेकिन जैसे आप स्ट्रेटोस्फियर में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। मेसोस्फियर में भी एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, थर्मोस्फियर में भी कम हो जाएगा और एक्सोस्फियर में। ये लगभग आप समझ के चलो कि हम स्पेस में आ गए। अब इसके बाद से पूरा स्पेस ही रहेगा, वहाँ एयर का थोड़ा भी एग्जिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये जो थर्मोस्फियर है, ये थर्मोस्फियर मतलब कि यहाँ पे सैटेलाइट सब भेजे जाते हैं। उसी प्रकार से आप स्ट्रेटोस्फियर देख सकते हो, यहाँ पे जो प्लेन हैं सब यहाँ पे उड़ते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लेयर में हम अलग अलग मतलब अपने हिसाब से हम काम करते हैं। बट जैसे हम स्पेस में जाते हैं वहाँ पे एयर का एग्जिस्टेंस पूरी तरह से कम हो जाता है और वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए जो मैनमेड जो ऑक्सीजन होते हैं, मतलब नेचुरल नहीं, मैनमेड, हमें लेकर के जाना पड़ता है वहाँ पे, अदरवाइज हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे सर पे जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि आप एक सिलेंडर के जो शेप में आप पानी भर लीजिए, जैसे सिलिंड्रिकल शेप है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये समझ लीजिए कि कोई सिलेंडर है, या तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कोई कंटेनर है। ठीक है, तो अगर इस कंटेनर में आप लिक्विड भरते हो तो मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि ये अपने चारों वॉल की तरफ प्रेशर डालता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये सारे पानी का जो वेट है, ठीक है, इसमें भी एक लेयर बन जाएगा। कैसे? ये सबका वेट सबसे नीचे रहेगा, इसके ऊपर वाले लेयर पानी का जो वेट होगा इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर ये पानी का वेट रहेगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए, एकदम आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। जैसे समझ लीजिए पानी, ठीक है, तो ये पानी क्या करेगी, जिस भी कंटेनर में होगी उस कंटेनर के चारों तरफ प्रेशर डालेगी। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि जो सबसे पहला लेयर है इसके ऊपर सारे पानी का वेट है डिपेंड है, इस पे प्रेशर कितना होगा। उसी तरह से ये जो सेकेंड लेयर है इसके ऊपर पिछला ये जो तीन लेयर है इसका वेट होगा। ठीक है, और ये जो ये प्रेशर इसके ऊपर इन दोनों का प्रेशर होगा, यानी कि सबसे कम प्रेशर किसके ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर होगा। नीचे इसका मतलब सबका प्रेशर एक साथ होगा। बिल्कुल एयर में भी ऐसे ही होता है। आप देख सकते हो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप देख सकते हो कि एयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होता है। देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसकी डेंसिटी कम होती जाती है, लेकिन जितना ये नज़दीक होता है उतना ही क्या होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और इसकी सारा वेट जो है, ये आप कह सकते हो टोटल वेट जो है हमारे सर पे रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। उसका भी एक रीजन है स्टूडेंटों। जैसे ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, मैंने उसी चार्ट को यहाँ पे बनाया है। समझिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपको पता है उतना ही इक्वल फोर्स जो है हमारी अर्थ में लगा के, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मैं उसका आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कभी किसी भंगार वाले को देखा रहेगा, आपकी गली में कहीं भी आए हो तो वो देखो उनके हाथ में एक अलग तरह का एक बैलेंस होता है। वो लोग क्या करते हैं, सामान को उसमें फंसाते हैं और एकदम स्ट्रेट उसे पकड़ लेते हैं। तो वो हाथ से जितना फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे से उतना ही लगता है। तो बीच में जो ऑब्जेक्ट वो रखे रहते हैं वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। बिल्कुल अगर हमें वो ऑब्जेक्ट समझ लीजिए
तो जितना एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर लगा रहा है बिल्कुल उतना ही फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है। तो दोनों फोर्स क्या हो जा रहे हैं, बैलेंस। और हम बीच में, तो हमें कुछ पता चलेगा नहीं, हम कांस्टेंट हो गए। ये रीजन है कि इतनी फोर्स होने के बावजूद भी हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि हम जैसे जैसे ऊंचाइयों पे जाते हैं, जैसे किसी पहाड़ी इलाके में बहुत ऊंचाइयों पे हम गए, तो जो भी वहाँ पे पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, हमारे बॉडी के अंदर भी क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर है। लेकिन हम जब ऊपर जाते हैं ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर की एटमॉस्फेयर क्या हो जाती है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसके चांसेस ये है कि हमारे नाकों की नसें फट सकती है, इसकी वजह से वहाँ पे सिलेंडर को लेकर के जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। इसके वजह से हमें एटमॉस्फेयर के बाद का प्रेशर का पता नहीं चलता है। आपने कभी कभी अपने एरिया में किसी जूस वाले को भी देखे रहोगे, वो एक जूस ग्लास में रख के तुरंत उल्टा कर देता है, लेकिन वो जूस नीचे नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स ये अंडर वाटर लगा रहा है उतना ही फोर्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर का भी होता है। तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बैलेंस। लेकिन जो अगर आपने यहाँ पे कहीं छेद कर दिया, अगर समझो प्लास्टिक का है, तो यहाँ से एयर पास होगी और इसका जो टेम्परेचर इसका जो फोर्स बढ़ने लगेगा, तो यहाँ से वो क्या करने लगेगा, लीक करने लगेगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए, अनबैलेंस हो गए, ठीक है। उसी तरह से आपने होली के पिचकारी को भी देखा होगा, हम उसमें क्या करते हैं, रंग भरते हैं पिचकारी में, उसी छेद से वो पिचकारी में रंग गया, लेकिन जब हम उसको उल्टा करते हैं तो एक बूंद भी नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर काम करना क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से आपने डॉक्टर को भी देखा होगा इंजेक्शन से निकालते हुए। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप कभी कभी नारियल पानी पीते रहोगे तो देखो स्ट्रॉ में लगा के आप जो खींचते हो तो आप फोर्स ज़्यादा लगाते हो। पहले दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन आप फोर्स लगाते हो तो अपने आप को क्या होता है, नारियल का पानी उस स्ट्रॉ के माध्यम से आपके मुंह में आने लगता है, ठीक है। ये सारे एटमॉस्फेयर के कारण ही होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में देख लीजिए, द एयर प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज वन गोज अप इन द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। आप इसके लिए यहाँ पे एक चीज समझ सकते हो कि समझ लीजिए कि ये कोई इंसान है, ठीक है, ये जमीन पे जितना है और ये समझ लीजिए आपका एटमॉस्फेयर है। तो सोचिए एटमॉस्फेयर में इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है क्योंकि ये क्या है, अर्थ के एकदम करीब है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे, समझ जाइए आप यहाँ गए, ठीक है। अब बताओ, अब आपके ऊपर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले इतना तो नहीं लगेगा। तो ये समझ लीजिए सी है, तो सी लेवल से आप जितने ऊंचाई पे जाओगे ना, एयर का प्रेशर क्या होते जाता है, उतना डिक्रीज होते जाता है। तो देखो, एयर प्रेशर डिक्रीज एज वन गोज अप इन द हाइट फ्रॉम सी लेवल एंड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। और ये किसके इक्वल होता है, 1 बार। 1 बार का मतलब क्या होता है, 10⁻³ मिली बार। एंड 1 मिली बार अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 10⁻² पास्कल। इसको हम बोल सकते हैं हेक्टो पास्कल। तो ए देखा जाए तो प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने की यूनिट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफाइड इन द यूनिट्स। इसको हम किस में स्पेसिफाइड करते हैं, यूनिट्स में। एंड यूनिट्स मिली बार बोलो या तो हेक्टो पास्कल बोलो, इसमें हम इसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक जो है आपने इतना ही पढ़ा, अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये अभी बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आप और डिटेल में पढ़ोगे। कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, बायोन फोर्स। बायोन फोर्स का मतलब क्या होता है कि आपने कभी कभी ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आपकी स्कूल की पिकनिक जाती है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे जब उस स्विमिंग पूल में जाते हो ना, वाटर किंगडम में, आप जंप मारते हो तो जंप मारने के बाद पानी में जानने के बाद तुरंत आप ऊपर आ जाते हो, क्योंकि आप जितना फोर्स लगाते हो ना, पानी भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है। तो जो ये पानी अपना फोर्स लगाता है उसे हम बोलते हैं बायोन फोर्स, ठीक है। अब उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक से ही देता हूँ। आप देख सकते हो कि पहले एक से कोई कंटेनर में पानी ले लीजिए। अगर आप उसमें खाली बोतल है, अगर आप उसमें डुबा के छोड़ दोगे ना, आपके छोड़ते छोड़ते तुरंत पानी का बोतल ऊपर आ जाएगा। इसका रीज़न क्या है, आपने तो फोर्स लगाया, लेकिन मैंने आपको बताया कि पानी भी अपना एक फोर्स लगाती है जिसको हम बायोन फोर्स बोलते हैं। और दूसरी बात, इसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है, इसकी वजह से फटाक से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा।
ठीक उसी तरह से अगर आप कोई बॉल ले लीजिए, वो पानी में अगर आप थ्रो कीजिए, वो भी नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे डुबा के भी छोड़ोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। रीज़न, क्योंकि इसकी भी डेंसिटी पानी से कम है। और अगर आप पानी की बोतल को अगर आप क्या कर दो, पानी की बोतल को भर के भी आप डाल दो, नीचे छोड़ दो, हो सकता है ये ऊपर ना आए, लेकिन वो पूरी तरह से नीचे भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना अगर मान लीजिए इसका फोर्स कम है, तो पानी भी तो इसके ऊपर अपना फोर्स लगाएगी। तो ये दोनों क्या होंगे, ना तो ये ऊपर आएगा ना तो नीचे जाएगा, ये बीच में फ्लोट करते रहेगा। तो इससे एक बात साबित हुआ कि पानी के अंदर एक फोर्स होता है जो क्या करता है, वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाने की कोशिश करता है, जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ना तो डूबेगा ना तो ऊपर आएगा। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हो कि the upward force acting on the object in the water or other fluid or gas is called buoyant force। चाहे गैस हो, चाहे कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वाटर हो। ठीक है, तो जो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्टिव होता है या काम करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो फोर्स होता है पानी के अंदर, ये किस पे डिपेंड करता है? कभी ये मोस्टली उस ऑब्जेक्ट के एरिया पे भी डिपेंड करता है। चलो मैं इसका एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप कोई खिल्ला ले लीजिए, कील समझते रहोगे आप। अगर आप उसे पानी में छोड़ोगे ना, तुरंत डूब जाएगा। क्यों? पहली बात तो उसका सरफेस एरिया कम है, और दूसरी बात क्या है, वो मेटल है, और मेटल का जो डेंसिटी होता है वो पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके वजह से वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर आप उसी मेटल को अगर हैमरिंग करके एकदम फ्लैट बना दीजिए, एक सीट बना दीजिए, तब शायद चांसेस ये है कि नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपके दिमाग में आएगा कि सर इतने भारी भारी जो बोट है वो पानी में क्यों नहीं डूबते? क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ में जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आपने देखा होगा, उसको रेजिस्टेंस करने के लिए या उसको काटने के लिए जो नाव का शेप होता है, आगे क्या होता है, साल बनाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो नाव जो होता है उसका जो आगे का जो पोर्शन होता है वो पॉइंटेड किया जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, वो डूबता नहीं है, और उसका एरिया भी ज़्यादा है। तो जितना फोर्स ये नाव लगाता है, उतना ही फोर्स कौन लगाता है, ये पानी भी रेजिस्टेंस करती है। तो दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। और यही रीजन है कि नाव डूबता नहीं है, बल्कि पानी पे क्या करता है, फ्लोट करता है। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है बायंट फोर्स। द बायंट फोर्सेस डिपेंड ऑन द टू फैक्टर। पहला है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है। अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो फ्लोट करेगा। ठीक है, अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो डूब जाएगा। यही बोला है, द बायंट फोर्स मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ डिपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डूबने वाला है, अगर उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसके ऊपर बायंट फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा ही लगेगा। और दूसरा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मोर डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर इज द फोर्स बायंट। जितना ज़्यादा उस लिक्विड की डेंसिटी होगी, बायंट फोर्स की भी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी उसके ऊपर एप्लीकेबल। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आज आपको दो पॉइंट यहाँ समझाया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बायंट फोर्स, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मतलब और भी नेट पे जाके जानकारी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि टेक्स्ट बुक में आपके लिमिटेड दिया, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही वास्ट है, जो हम आगे जाके बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, या जो सस्पेंड टॉपिक है, हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।